बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको फिर से खुशामदीद कहती हूँ। और इस बार मैं कंपलसरी सब्जेक्ट्स में से पाकिस्तान अफेयर्स से शुरुआत करती हूँ, उसके बाद करंट अफेयर्स। और पाकिस्तान अफेयर्स में प्री पार्टीशन से पहले पोस्ट पार्टीशन पर ये एक लेक्चर है। और पोस्ट पार्टीशन में जो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अहम थी, जैसे कि हमारी इकॉनमी, हमारे इंडस्ट्रीज़, उस पर थोड़ा सा इजहार ख्याल करूँगी। अब सबसे पहले पोस्ट पार्टीशन। पाकिस्तान आज़ाद हुआ 14 अगस्त 1947 को। उसके बाद पोस्ट पार्टीशन का दौरानिया शुरू हुआ। प्री पार्टीशन के वक्त जो हमने मुश्किलें झेली, जो हमने सेक्रीफाइसेस दी, जो ब्लड शेड हुआ, वो तब की बात थी। अब जब पाकिस्तान आज़ाद हो चुका तो एक रियासत को, किसी भी कौम को, किसी भी मुल्क को चलाने के लिए पॉलिसीज़ की ज़रूरत पड़ती है। किसी भी मुल्क का निज़ाम चलाने के लिए, किसी भी कौम को फीड कराने के लिए इकॉनमी, पैसों की ज़रूरत पड़ती है। तो चलें स्टार्ट करते। पोस्ट पार्टीशन में सबसे पहले पाकिस्तान को कहा जाता था कि इट इज़ लाइक अ न्यू बॉर्न बेबी, या एक एग्जाम्पल दिया जाता है, वीक चाइल्ड इन दी वल्चर। पाकिस्तान एक कमज़ोर बच्चे की तरह, पाकिस्तान एक कमज़ोर बच्चा था और उसके इर्द गिर्द वल्चर्स की भरमार थी। अब सबसे बड़ा वल्चर तो इंडिया खुद था। अब जब पाकिस्तान बना, नेहरू ने कहा कि पाकिस्तान आगे नहीं जाएगा, ये जैसे बना है वैसे बिगड़ेगा, मतलब पाकिस्तान का वजूद ख़त्म हो जाएगा। तभी कायद-ए-आज़म ने भी पाकिस्तान के फेवर में जो लाइन्स बोली कि पाकिस्तान को कभी भी कोई भी मिटा नहीं सकता। और उसके बाद वीक चाइल्ड एंड द वल्चर, ये जो एग्जाम्पल कोट होती है पाकिस्तान के लिए, इसलिए क्योंकि पाकिस्तान के पास ना इकॉनमी थी, ना इंडस्ट्री थी, ना ही डिफेंस था। अब पाकिस्तान जो कि एक कमज़ोर बच्चा था, पोस्ट पार्टीशन के दौरान क्या करता? इकॉनमी मजबूत करता। इकॉनमी मजबूत करने के चक्कर में ये अपनी डिफेंस खो बैठता। क्या पता कि ये इकॉनमी को मजबूत करता जाए और इंडिया इसको जड़ से उखाड़ता जाए, क्योंकि पाकिस्तान के पास डिफेंस भी नहीं थी। और इंडस्ट्रीज़ तो पाकिस्तान के पास थी ही नहीं। इंडस्ट्रीज़ सिर्फ 10 इंडस्ट्रीज़ थी, क्योंकि पाकिस्तान वो इलाका था जहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। उसके बाद जो हमारी इकॉनमी थी, इट वाज वल्नरेबल। और हम सबको पता है कि इकॉनमी कंट्रोल्स ईच एंड एवरीथिंग। हर चीज़ को कंट्रोल करना इकॉनमी के हाथ में ही होता है। इकॉनमी अच्छी होगी, रियासत तरक्की करेगी। इकॉनमी गिरेगी, रियासत गिर जाएगी। उसके बाद इंडस्ट्रियल बेस हमारे पास था ही नहीं। जब पाकिस्तान बना उसके बाद हमने फैसलाबाद में टेक्सटाइल इंडस्ट्री लगाई, सोप एंड डिटर्जेंट इंडस्ट्री कराची में लगाई, और गुजरांवाला में हमने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री लगाई। स्पोर्ट्स एंड सर्जिकल गुड्स इंडस्ट्री सियालकोट में, कॉटन एंड जिनिंग इंडस्ट्री मुल्तान। ये कुछ इंडस्ट्रीज़ थी जो हमने पोस्ट पार्टीशन के दौरान लगाई थी। और पाकिस्तान के पास अपना कोई भी डिफेंस नहीं था, ना आर्मी था, ना फॉरेन पॉलिसीज़ थी। फॉरेन अफेयर्स को कैसे देखा जाए, उनको कैसे डिफेंड किया जाए,
ना ही कोई पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन थी और ना ही कॉन्स्टिट्यूशन था। हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन तो 1973 में बना। पहले इतने साल पाकिस्तान तो इंडिया एक्ट 1935 पर अमल करता रहा। उसके बाद जब हमारा अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना तब जाकर लॉलेसनेस आई। कॉन्स्टिट्यूशन में लॉफुलनेस और लॉलेसनेस ये दो टर्म्स बहुत अहम है। कॉन्स्टिट्यूशन बना तो लॉफुलनेस नहीं आई, लॉलेसनेस आई। हालांकि हमारे पास अब अपना कानून था, हम कानून को इम्प्लीमेंट कर सकते थे, पर हमने वो चीज़ें बहुत ही कम की हैं। पाकिस्तान की 72 साल तारीख़ में हमने कानून को जिस तरह से इम्प्लीमेंट किया है, इसकी चंद ही मिसालें आपको मिलेंगी। जो कानून बनते गए, जो आर्टिकल्स ऐड होते गए, वो सिर्फ़ कानूनी कागज़ात पर ही मुश्तमिल हैं और उन्हीं तक महदूद हैं। अब जब तक 1971 तक जब तक बांग्लादेश हमारे पास था, तब तक पाकिस्तान को एग्रीकल्चरल लैंड कहा जाता था। पर फॉल ऑफ ढाका के बाद पाकिस्तान इज़ नो मोर एन एग्रीकल्चरल लैंड, क्योंकि पॉपुलेशन भी वहाँ पर ज़्यादा थी। 59% पॉपुलेशन थी बांग्लादेश में। और जूट मतलब एग्रीकल्चर से जो रेवेन्यू जनरेट होता था, जो सरप्लस हमारे पास आता था, वो भी बांग्लादेश से ही ज़्यादा आता था। उसके बाद इंडस्ट्री, हमारा उस वक्त ये माइंडसेट था कि इंडस्ट्री रेवेन्यूज़ को सरप्लस में जनरेट करेगी, क्योंकि इंडस्ट्री लगेगी, काम होगा, हम ट्रेड करेंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा, तो हमारे पास डॉलर्स आएंगे, हमारे पास पैसा आएगा, हमारे पास इकॉनमी मजबूत होगी। और जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तब पर कैपिटा इनकम जो थी वो $100 थी, मीन्स 350 रुपीज़। और डिफेंस, व्हाट वुड अ वीक चाइल्ड डू व्हेन ही सीज हिमसेल्फ इन डेंजर? जाहिर सी बात है, फाइट फॉर डिफेंस, वो अपने दिफा के लिए लड़ेगा। पाकिस्तान ने भी सबसे पहले अपनी दिफाई क़ुव्वत को मजबूत किया। उसके बाद पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, विजन ऑफ चेंज दैट कुड ब्रिंग पाकिस्तान ऑन द ट्रैक वाज मिसिंग। आप IMF की और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट्स इकॉनमी के हवाले से ज़रूर पढ़िएगा। हमारे पास पॉलिसीज़ थी और हैं, पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। अगर इम्प्लीमेंट होती तो शायद पाकिस्तान थोड़ा बेहतर हो सकता था। अब हम आएंगे वल्नरेबल इकॉनमी की तरफ। अब जैसा कि इकॉनमी हर चीज़ को कंट्रोल करती है, हर चीज़ को कंट्रोल करने वाली सिर्फ इकॉनमी ही है। और इकॉनमी की डेफिनेशन है, एन इकॉनमी इज़ अ सिस्टम ऑफ मेकिंग एंड ट्रेडिंग थिंग्स ऑफ वैल्यू। इट इज़ यूजुअली डिवाइडेड इनटू गुड्स, फिजिकल थिंग्स एंड सर्विसेज, थिंग्स डन बाय पीपल। It assumes there is medium of exchange, which in the modern world is a system of finance. और यही चीज़ ट्रेड को पॉसिबल बनाती है हमारे लिए। इकॉनमी से ही ट्रेड होता है। और पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए जो सबसे क्रूल वजह है ना, कि जिससे हमारी इकॉनमी मतलब हमारी GDP
का रेशो देखें आज आप, वो सबसे बड़ी वजह मेरे ख़्याल से है कि वी इम्पोर्ट मोर एंड एक्सपोर्ट लेस। हम इम्पोर्ट बहुत ज़्यादा करते हैं और एक्सपोर्ट बहुत ही कम करते हैं। अभी तो फिर भी सही है, पर पहले की बनिस्बत ठीक है एक्सपोर्ट्स हमारे, पर फिर भी हम इम्पोर्ट बहुत ज़्यादा करते हैं। आप इम्पोर्ट पॉलिसीज़ और एक्सपोर्ट पॉलिसीज़ को देख लीजिएगा, जो कि आपको किसी भी इकोनॉमिक वेबसाइट्स पर मिल जाएंगी, मेजर ब्लॉगिंग साइट्स मिल जाएंगी आपको। इकॉनमी, मईशत। Independence had come as a rude shock to poverty-ridden Pakistan in 1947. The rulers of the country were under no illusion about its poverty status. After a lapse of 7 decades, extreme poverty had declined from an overwhelming 80% of the population to around 30% today. At independence, literacy levels were near 10%. Its per capita income in 1950 was 350 rupees, or at the then exchange rate just over 100 US dollars. Today, it ranks among the lower middle income countries. Nevertheless, its per capita income having increased almost fourfold over the last 70 years. अब इकॉनमी का आता पता हमें कुछ था नहीं, और उसके बाद पाकिस्तान की पॉपुलेशन का सबसे बड़ा मसला था, शायद इकॉनमी से भी ज़्यादा, क्योंकि हमारी मईशत तो कमज़ोर थी। अब हम जो 30 मिलियन पीपल्स पॉपुलेशन थे हमारे पास 1947 में, और हमारी जो पर कैपिटा इनकम थी वो सिर्फ 100 US डॉलर्स थी, तो कैसे हम लोगों को चला सकते थे, कैसे उन्हें फीड करा सकते थे, जबकि हम मईशत के तौर पर कमज़ोर थे। पाकिस्तान डिफेंस, इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल हवाले से बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर था। डिफेंस में पाकिस्तान अब बहुत ही तरक्की कर चुका है, पर फिर भी और तरक्की करनी है। इकॉनमी होगी तो इंडस्ट्रियल बेस बनेगा, इंडस्ट्रियल बेस बनेगा, काम होगा, तो हमारी इकॉनमी अलाइव एंड किकिंग बन सकती है। इस लेक्चर में इकॉनमी पर मेरा सबसे ज़्यादा गौर इसलिए भी है क्योंकि आज भी अगर आप सूरत हाल देखें, कोरोना और इकॉनमी, सिर्फ पाकिस्तान की इकॉनमी नहीं, वर्ल्ड इकॉनमी, तो इकॉनमी और एजुकेशन सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। और अगर इकॉनमी नहीं होगी तो एजुकेशन कैसे होगी? एजुकेशन नहीं होगी, हमारे पास तालीम नहीं होगी, हमें किसी चीज़ का पता नहीं होगा, तो हम इकॉनमी जनरेट कैसे कर सकेंगे? हम रेवेन्यूज़ कैसे जनरेट करेंगे? हमें सिर्फ एक्सपेंडिचर्स बढ़ाने आएंगे। ऑस्टेरिटी मेजर्स तो हमने सीखे ही नहीं, क्योंकि हमने तालीम ही हासिल नहीं की। अब एग्रीकल्चर, 1947 के बाद पाकिस्तान एग्रीकल्चर में से तमाम ही अच्छे रेवेन्यूज़ जो कि सरप्लस में होते थे जनरेट करता था। 1971 तक भी पाकिस्तान के एग्रीकल्चर में से अच्छे रेवेन्यूज़ जनरेट हुए। उसके बाद जब फॉल ऑफ ढाका हुआ
बांग्लादेश हमसे जुदा हो गया, फिर पाकिस्तान वॉज नो मोर इन एग्रीकल्चरल नीड। अब जाकर जो एग्रीकल्चर हमारे पास है वो सिर्फ 20% है, और 80% या 60% तो हमारे पास सर्विसेज से रेवेन्यूज जनरेट होते हैं, एग्रीकल्चर से भी होते, पर सिर्फ 20%। अब सर्विसेज बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती हैं, इंडस्ट्रीज़, और हमारे डिफेंस की बजट तो सबसे ज़्यादा है, एजुकेशन से भी ज़्यादा है। ज़ाहिर सी बात है एलओसी पर डिफेंस ही काम आएगी हमारे। उसके बाद पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट करना, कानून बनाना एक बहुत ही ट्रिकी टास्क होता है। हमारे पास आइन भले मौजूद हो, और उसको इम्प्लीमेंट करना हमें आना चाहिए। और इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से होती है? जब हमारे पास एक विज़न हो किसी चीज़ को मिटाने का, अगर हमें गरीबी ख़त्म करनी है तो हमारे पास विजनरी पॉलिसीज़ होंगी, विजनरी पॉलिसीज़ होंगी, और जब वो इम्प्लीमेंटेड भी होंगी तभी जाकर पॉवर्टी को हम ख़त्म कर सकते हैं। इस लेक्चर में फ़िलहाल इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया, और अगले लेक्चर में इंशाल्लाह मैं इकॉनमी की पूरी डिटेल्स के साथ, और इकॉनमी प्री पार्टीशन, पोस्ट पार्टीशन के दौरान, और मिलिट्री टेन्योर्स और डेमोक्रेटिक टेन्योर्स के दौरान जो इकॉनमी का फ़र्क था, क्यों था, किस लिए था, जब मार्शल लॉज लगे तो इकॉनमी बूस्टअप क्यों हुई, जब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स आई तो इकॉनमी प्लस्ड क्यों हो गई, और इकॉनमी के हवाले से ही, कोरोना के हवाले से, कि आज पाकिस्तान की इकॉनमी क्या है, वर्ल्ड इकॉनमी क्या है, कोरोना के जो मनफी असरात हमारी इकॉनमी में पड़े हैं उनके आगे चलकर और क्या असरात हो सकते हैं, इनके बारे में डिस्कस होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर।